मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज अनोदर क्लास। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस चैनल पर कल हमारा 1K का जो टारगेट था वो आपने कंप्लीट करवाया है। थैंक यू सो मच टू कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको वास्तविकता में लगता है कि पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो आप तहे दिल से फिर उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और करवाइएगा भी। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच हमने स्टार्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, वही बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जितने एमसीक्यू आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे वो आपके इसी क्लास के रिवीजन के आधार पर होंगे। दूसरी बात, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर जाइए और वहां से आप हर लेक्चर की, हर वीडियो की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जिन जिन चीजों को हमने दूसरे देशों के संविधान से अंकित किया है, तो वो कौन कौन से देशों से हमने किन किन चीजों को उठाया है, उसी बात पर आज हमारी चर्चा रहेगी इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट करने के बाद उसके बाद इसी वीडियो में आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, तो उसको भी अटेंड कीजिएगा, तो आपका एक ही वीडियो में रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की। हमने ब्रिटेन से किन किन चीजों को उठाया, तो हमने ब्रिटेन से उठाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट के तीन रूप होते हैं। अब भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के तीन रूप होते हैं, यानी कि संसद तीन लोगों से मिलकर बनती है या तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है यानी कि निम्न सदन कहा जाता है। एक होती है राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। और एक होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। एक होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। लोकसभा में जो सरकार बहुमत प्राप्त करती है वही सरकार अपनी बना लेती है देश में, और केंद्र की वही सरकार बन जाती है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेती है। और उसी बहुमत सरकार का एक लीडर चुना जाता है, किस पद पर? प्राइम मिनिस्टर के पद पर। अब की बात करें तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर आप सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये इस समय देश के कौन है? प्रधानमंत्री है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया है, यानी कि पार्लियामेंट का जो संसद का ढांचा, इस तरीके का जो ढांचे को हमने अडॉप्ट किया है, ये कहां से किया है? तो ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, इस आधार पर ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी सरकार होगी जिसके द्वारा जो देश का नेतृत्व या देश का शासन किया जाएगा वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो केंद्र के मंत्री होंगे, जिनके मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, उनके द्वारा देश का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के कौन होते हैं? मुखिया होते हैं, यानी कि सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मतलब सरकार है। ठीक है, अगर सभी कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दें तो आप ये मानिए कि पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? वो सरकार के प्रति उनके उत्तरदायित्व है। तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री ही है। और जबकि प्रेसिडेंट की बात करें यानी कि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र के प्रमुख कहलाए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कौन होता है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री या फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट किन्हें कहा जाता है? प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है। यानी कि भारत की पहले नागरिक किसको कहा गया है? प्रेसिडेंट को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रेसिडेंट को कहा गया। और राज्य का पहला नागरिक गवर्नर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहां से अडॉप्ट किया है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, दूसरी चीज है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कानून का शासन, यानी कि हमारे यहाँ जो शासन होगा वो सारा कानून के तहत होगा। और कानून की नजर में सभी लोग कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि कानून जिन जिन चीजों को एबॉलिश करेगा वो चीज एबॉलिश होगी, जिन जिन चीजों को अलाउ करेगा वो चीज अलाउ होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई राज्य हो या कोई प्रतिनिधि हो, ठीक है, तो यानी कि ना तो किसी राज्य के द्वारा ना किसी प्रतिनिधि के द्वारा, बल्कि जो देश है वो देश चलेगा केवल और केवल कानून के द्वारा। कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। तो यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता को भी हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया। ठीक है, थर्ड आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे यहाँ अगर कोई इंडिया की सिटीजनशिप पर है तो वो किसी और देश की सिटीजनशिप को नहीं अडॉप्ट कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी कि केवल एक नागरिकता का ही प्रावधान है। ऐसा नहीं कि आप
अपने देश की भी नागरिकता लें या फिर किसी और देश की भी नागरिकता लें, अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अक्षय कुमार ने अगर कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है तो भारत की सिटीजनशिप उन्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? तो ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। हमारे यहाँ कोई भी प्रावधान नहीं है कि हम डुअल सिटीजनशिप दें, ठीक है? हमारे यहाँ प्रावधान सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है? वही मैंने देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। तो मतलब दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता ही है। इसके बाद जो रिट्स हैं, अच्छा रिट्स रिट्स क्या होते हैं? देखो रिट्स को मैं अगर हिंदी में कहूँ तो रिट्स का मतलब हिंदी में भी रिट ही होता है, ठीक है? मैं बताऊँ ना, देखो प्रॉपर हिंदी में अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए ना तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोलता हूँ, पर हिंदी में मैं आपके लिए बोलूंगा। किसी को कोई लैंग्वेज पे किसी का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, बाइलिंगुअल पूरी क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? रिट्स की बात करें तो रिट्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी के भी द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार, ठीक है? जो सरकार को बाध्य करते हैं कि सरकार उनके विरुद्ध कुछ भी कानून नहीं ला सकती, कुछ भी लॉ नहीं बना सकती। तो जब ऐसा लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, तो हमें ये आज़ादी है कि हम रिट्स दायर कर सकते हैं, ठीक है? हम रिट्स कोर्ट में दायर कर सकते हैं और दोनों कोर्ट में दायर की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में, ठीक है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को तो गार्डियन ऑफ सिटी कॉन्स्टिट्यूशन कहा ही जाता है, यानी कि संविधान का संरक्षण किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी रिट को दायर करने वाले मुकदमों को मतलब कभी भी ये नहीं कह सकती कि हम इसे बाद में सुनेंगे, नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट को तो रिट्स का जो केस होगा उसको उसको सुनवाई करनी ही करनी होगी। हाई कोर्ट एक बार को मना कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट दंड न्यायालय है, यहाँ पर दंड दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा बर्डन होने की वजह से एक बार को हाई कोर्ट मना कर देता है रिट्स को दायर करने के लिए, या कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट्स को दायर करने के लिए मना नहीं कर सकती, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट में हम किस आर्टिकल के तहत रिट्स दायर कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट्स दायर कर सकते हैं, ठीक है? रिट्स मैं अभी आपको समझाऊंगा रिट्स का मतलब क्या है। और हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत रिट्स को दायर कर सकते हैं, ठीक है? आप सोचिए जैसे कोई कानून बनाया गया, ठीक है? और उसमें ऐसा लगा कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर विशेष कास्ट को या विशेष किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, ठीक है? उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसमें हमारे पास ये प्रावधान होते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पे 5 तरह की हमें रिट्स लगाने का अधिकार है। कौन सी? पहली होती है हैबीज कॉर्पस, दूसरी होती है मेंडेमस, तीसरी होती है सर्टियोरेरी, फोर्थ होती है प्रोहिबिशन, और फिफ्थ होती है क्यू वारंट। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर इन पांचों रिट्स को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ तरीके से। फिलहाल अभी आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि रिट्स का मतलब है कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट हम आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट हम आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, यानी कि संविधान में ये हमारे पास क्या है? अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के हनन के होने के प्रति रिट्स को दायर कर सकते हैं। कितनी रिट्स हैं? तो 5 रिट्स हैं, आपको याद रखना है। टोटल 5 रिट्स हैं। पांचों रिट्स के नाम याद कर लो: हैबीज कॉर्पस, मेंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट, ठीक है? और आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो आर्टिकल 32 है, जो ये आर्टिकल 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसी आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल। क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा और संविधान का दिल कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दिल और आत्मा कहा है भारतीय संविधान की, तो वो आर्टिकल 32 है। अब आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी ने किस आर्टिकल को कहा है? महात्मा गांधी जी ने किस आर्टिकल को संविधान की दिल और आत्मा कहा है? तो मैं आपको बता दूं, वो आर्टिकल है आर्टिकल 17, ठीक है? कौन सा है? अनटचेबिलिटी, ठीक है? यानी कि जो आपका अनटचेबिलिटी है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो उसको आर्टिकल 17 को महात्मा गांधी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। बात आपको समझ आई? तो ब्रिटेन से हमने किन किन चीजों को अपनाया है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपनाया है, यानी कि जिसमें प्रधानमंत्री जो होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और प्रेसिडेंट जो होगा वो नॉमिनल हेड होगा। दूसरी चीज, हमने रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन को अपनाया है, कि कानून के शासन के
ऊपर कोई शासन नहीं चलेगा। जो कानून में अंकित है वही चीज़, उसी चीज़ से पूरे कंट्री को गवर्न किया जाएगा। ठीक है? कानून की विधि ही यहाँ पर चलेगी, कानून का शासन ही यहाँ पर चलेगा। इसके बाद तीसरा है आपका सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब भी यही है कि यहाँ पर हमारे भारत देश में किसी भी तरीके से डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है ही नहीं। ठीक है? यानी कि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाएगी। अगर कोई भारत की नागरिकता को छोड़ता है, तो वो दूसरी को अपना सकता है, लेकिन अगर वो 2 नागरिकता एक साथ अपनाना चाहे, तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है? अगर भारत की नागरिकता है, तो किसी और की नागरिकता वो नहीं अपना सकता। अगर उसकी अपना ली, तो भारत की नागरिकता उसको छोड़नी ही पड़ेगी। इसके बाद रिट्स। रिट्स भी हमने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किए हैं, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। रिट्स का मतलब है विशेष अधिकार, ऐसे विशेष अधिकार जिसके तहत हमारे, यानी कि उन लोगों के, जिन लोगों के द्वारा सरकार को चुना गया है, उन लोगों के मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन नहीं हो सकता। अगर होगा, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और 5 तरह की रिट्स हम दायर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अगले कंट्री के संविधान से हमने क्या-क्या लिया है। तो सेकंड कंट्री है हमारी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए। देखिए, हमने यूएसए से किन-किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो हमने सबसे पहले यूएसए से लिए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कंट्री के हर एक सिटीजन्स को दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा समाज है उसमें एक समानता बनी है। ठीक है? मौलिक अधिकारों में हमारे पास अधिकार है कि हमें इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी पब्लिक जॉब्स में, यानी कि जो सरकार की तरफ से निकलने वाली जो नौकरियाँ होती हैं, उसमें इक्वल अपॉर्च्युनिटी का प्रावधान है। ठीक है? और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ना सेक्स के आधार पे हो सकता, ना कास्ट के आधार पे, ना बर्थ के आधार पर। इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी प्रकार की छुआ-छूत नहीं हो सकती, यानी कि आर्टिकल 70, जिसको महात्मा गांधी ने भी क्या बताया था, संविधान की आत्मा बताया था। और अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार होता है, 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होगा। किसी की मतलब जानबूझकर हत्या या मृत्यु नहीं की जा सकती है, ठीक है? तो इस तरीके के जो अधिकार हैं, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं, ये हमारे देश के हर एक नागरिक को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हमारे को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ठीक है? कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए? तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे को दिए गए हैं। अच्छा, पहले जब संविधान बना था, तब ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस वक़्त 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है? 7 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसको एक लीगल राइट्स में डाल दिया गया। ठीक है? यानी कि उसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। और आप सभी जानते हैं, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। किसका? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है? प्रॉपर्टी का अधिकार। ये प्रॉपर्टी का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स की सूची से निकालकर आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। यानी कि इसको लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि लीगल राइट होगा, लेकिन ये आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा। ठीक है? यानी कि जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहलाई सरकार की ही जाएगी। ठीक है? जमीन होगी वो सरकार की ही कहलाई जाएगी। तो इस तरीके से वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। भई, जब सरकार को हाईवे काटने होते हैं या किसी भी वेलफेयर के लिए कुछ काम करना होता है, तो वो ज़मीन आपकी ले सकती है। हालाँकि वो उसके रिगार्डिंग आपको मुआवज़ा भी देती है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसको बिना मुआवज़े के भी ले सकती है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। ठीक है? ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बात समझ। और आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके कभी भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सरकार कोई नियम, कोई कानून लागू करती है, तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील करनी है तो आर्टिकल 226 के तहत होती है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। कितने टाइप्स की रिट आप दायर कर सकते हैं? तो 5 टाइप की रिट्स आप दायर कर सकते हैं। जो चीजें बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनते रहिए। या 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ, तो पहला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार सभी को है। ठीक है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम का अधिकार है। ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है? चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, यानी कि मानव शोषण नहीं हो सकता। ठीक है? तस्करी नहीं हो सकती, उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 और 26।
ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिलती है, आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म का आप गुणगान कर सकते हैं, वो आपको रिलीजन की फ्रीडम है। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, कि उनको भी उसमें क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, जिसके प्रति सारे समाज के सभी वर्गों को एक समानता मिल सके। और आर्टिकल 32 जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 32 है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर कभी भी आपके संविधान के किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। बात आई समझ? तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको हमने कहां से लिया है, तो यूएसए से लिया। ठीक है, अमेरिका से लिया। ये हिंदी है। ठीक है, मैंने हिंदी की भी स्लाइड इसमें डाली हुई है, जिसको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है तो वो हिंदी की स्लाइड से पढ़ सकता है। अगला आता है जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। सपोज करो सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून किसी भी तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संविधान की जो मूल ढांचा है, अगर उस मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करने की ट्राई करती है सरकार किसी भी कानून के तहत, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर ऐसा पाया गया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, उसको खारिज कर रहा है या उसका हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उस कानून को जीरो और नल एंड वॉइड कर सकती है, यानी कि शून्य कर सकती है। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। यानी कि सरकार किसी भी आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी कानून बना नहीं सकती। ठीक है, मतलब उसमें संविधान की जो मूल ढांचा है ना, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जुडिशरी उसको नलीफाई कर देगी उसी ऑर्डर को। ठीक है, यानी कि जो कानून बनाया होगा वो तभी के तभी जीरो हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी हमने अमेरिका से ही अडॉप्ट किया। अगला होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग या न्यायाधीशों को हटाना। अब देखो, राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं होता। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है वो जब मैं बताऊंगा, जब आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबको एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको बताऊंगा, तो कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि इम्पीचमेंट होता कैसे। हालांकि आज तक ना तो किसी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है, ना किसी जज को आज तक हटाया है। लेकिन इसको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको हमने यूएसए से अडॉप्ट किया, यानी कि अमेरिका से अडॉप्ट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत संसद के दोनों सदनों में, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है उनको उनके पद से हटाने के लिए। और अगर जज की बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अगर हटाने की बात करें तो उनको आर्टिकल 124 के चौथे क्लोज, ठीक है, के आधार पर उनको हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो जजेस को हटाना हो या प्रेसिडेंट के प्रति इंपीचमेंट लाना हो, ये दोनों की दोनों जो प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है, ये हमने अमेरिका से अडॉप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 है और इंपीचमेंट या रिमूवल ऑफ जजेस आर्टिकल 124। इसके बाद आता है प्रस्तावना का विचार। अब जो प्रस्तावना की जो विचार है, उसमें जो प्रस्तावना में विचारों को बताया गया है, आइडिया ऑफ प्रेएम्बल जो दिया गया है, वो भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो यूएसए से अडॉप्ट किया। अच्छा, आज ना हमने आइडिया ऑफ प्रेएम्बल तो यहां से अडॉप्ट किया है, लेकिन अगर कभी पूछे ना प्रस्तावना की भाषा कहां से अडॉप्ट की है, प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। कभी भी कंफ्यूज मत होना, जो भाषा है ना, कि प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, लेकिन प्रस्तावना का विचार क्या होगा, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट। ठीक है, दोनों चीजों में अंतर है। प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से अडॉप्ट है और प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट है। नाउ नेक्स्ट कंट्री आती है आयरलैंड। अब हमने आयरलैंड से क्या लिया, देखो आयरलैंड से हमने जो मेनली लिए ना, वो हमने लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, देखो, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं और एक जगह में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात, तो जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर मैं सरकार की बात करता हूं तो सरकार के लिए जो इनकी प्रवृत्ति है वो नकारात्मक है। ये सरकार को कुछ करने से रोकती है। भाई, सरकार किसी भी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों का तो हनन कर ही नहीं सकती, तो ये सरकार को उन कामों को करने से रोकती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। लेकिन डीपीएसपी क्या है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति है सरकार के लिए। सरकार यहाँ पर आपको आपके कर्तव्य के प्रति आपको सजग कर सकती है, आपको बता सकती है, तो सरकार यहाँ पर इसमें पॉजिटिव रहती है।
ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नेगेटिव रहती है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाई। लेकिन डीपीएसपी क्या होता है, अगर इसकी प्रवृत्ति बात करें तो जो हमारी जनता होगी यानी कि देश की जो जनता होगी उसके लिए इसकी नकारात्मक प्रवृत्ति होगी। किसकी? डीपीएसपी की। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसकी जो प्रवृत्ति होगी जनता के लिए वो तो नेगेटिव होगी यानी कि नकारात्मक होगी। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा जनता की क्या रहेंगे? सकारात्मक रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जनता फील करेगी कि उसके पास अधिकार हैं समानता के, उसके पास अधिकार हैं घूमने के, उसके पास अधिकार है व्यवसाय करने के। लेकिन डीपीएसपी में उसको रोका जाएगा। अब रोका कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। जैसे सरकार आपसे कहेगी आप नेशनल मॉन्यूमेंट्स का कभी भी अपमान नहीं कर सकते, आप नेशनल फ्लैग का कभी अपमान नहीं कर सकते, है ना। और इसी तरीके से और चीजें हैं जैसे आप एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब जैसे कोई जनता है, अब जनता अगर पेड़ों को काटेगी तो सरकार उसके खिलाफ क्या लगा सकती है? जुर्माना भी लगा सकती है और सजा भी दे सकती है। तो यानी कि डीपीएसपी तो ये कहता है कि आप एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे, आप एनवायरमेंट को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जनता अगर ऐसा करेगी तो जनता के खिलाफ क्या होगा? कानून लगेगा और उसके तहत उस पर जुर्माना भी लगेगा या उसको सजा हो सकती है। तो यानी कि जनता के लिए तो डीपीएसपी कैसी प्रवृत्ति होगी? नकारात्मक होगी, क्योंकि वो जनता को कुछ करने से रोकेगी। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो सकारात्मक होगी, वो सरकार को कुछ करने से रोकेगी। तो आपको यही याद रखना है कि सरकार के लिए नकारात्मक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जनता के लिए नकारात्मक क्या हो सकती है प्रवृत्ति? डीपीएसपी। मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, नेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और ये पार्ट 4 में आती है। पार्ट 4 यानी कि संविधान के भाग 4 में आती है। संविधान के जब भाग बताएंगे तब आपको और डीपली बताएंगे। तो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी की बात है। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो याद रखना ये पार्ट 3 में है। किस पार्ट में है? पार्ट 3 में, ठीक है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है। भाग 3 में कौन है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और भाग 4 में कौन है? आपके डीपीएसपी, जो हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। इसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया है? अब कनाडा की बात करते हैं। अब अगर हम कनाडा की बात करें तो हमने कनाडा से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है। यानी कि क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि हमने केंद्र सरकार को मजबूत बनाया है। इसको केंद्र सरकार को की जो मजबूती रहेगी वो केंद्र सरकार की रहेगी, है ना। यानी कि हमने संघीय प्रणाली को अपनाया है कि केंद्र प्रणाली को अपनाया है। दूसरी बात क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि जो हमारी पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसा होगा, ये वाली चीज भी हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। रेजिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो हमेशा केंद्र के ही पास रहेंगी। जितनी रेजिडुअल्स पावर होंगी यानी कि जो स्टेट के पास पावर नहीं होगी वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कनाडा से हमने क्या क्या चीज उठाई है? क्वासी फेडरल फॉर्म उठाई है गवर्नमेंट की, यानी कि यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा स्टेट और सेंट्रल के बीच में? रेजिडुअल पावर जो होंगी वो हमेशा केंद्र के पास होगी, ठीक है। जितनी भी अशिष्ट शक्तियां होंगी वो सब केंद्र सरकार के पास होगी। ये हमने कनाडा से लिया है। अगला है फ्रांस। फ्रांस का मतलब क्या है? देखिए जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस से हमने जो इंडियन प्रियम्बल है उसमें जो आइडिया है किसके? लिबर्टी के, ठीक है, इक्वेलिटी के और फ्रेटर्निटी के। यानी कि बात करें स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुत्वता की, तो इन तीनों विचारों को हमने किसके संविधान से लिया है? तो ये हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जो हमने अपने इंडियन प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो शब्दों को जोड़ा है वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जोड़ा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रियम्बल में 3 शब्दों को जो जोड़ा गया है, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता यानी कि भाईचारा। इन तीनों को विचारों को हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आइडिया था, जो आइडिया है प्रियम्बल का, वो बताओ कहां से लिया है हमने? प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है? अभी आपने पढ़ा है यूएसए से। कहां से लिया है? यूएसए से। और अगर बात करें प्रियम्बल में 3 शब्दों को जो जोड़ा है, किन किन को? लिबर्टी को, इक्वेलिटी को, फ्रेटर्निटी को, ये हमने जोड़ा है फ्रांस से। कहां से? फ्रांस के संविधान से। और मैंने आपको बताया था भाषा जो है प्रियम्बल की, जो प्रियम्बल की भाषा है वो हमने कौन से देश के संविधान से जोड़ी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से। इससे? ऑस्ट्रेलिया से। और आप सभी जानते हैं प्रियम्बल जो आज प्रस्तावना हमारे संविधान में है उसको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और कब लाया था मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जो कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को। तो दोनों डेट आपको याद रखनी, ठीक है। तो फ्रांस से हमने प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। की बात करें तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, देश के अंदर
या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं कि हम देश में व्यापार कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अच्छा 3 तरह की लिस्ट होती है, देखो 3 तरह की लिस्ट होती है। एक लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट, एक हो गई केंद्र सूची, ठीक है, एक होती है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ठीक है, अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करूं तो जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर कानून सिर्फ केंद्र बनाएगी। ठीक है, कौन बनाएगी? केंद्र बनाएगी। जैसे डिफेंस पर कानून केंद्र बनाती है, ठीक है, सेना पर। तो केंद्र जिन जिन सब्जेक्टों पर केंद्र कानून बना सकती है उन सभी को यूनियन लिस्ट कहा जाता है। स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, राज्य सूची वो होती है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे राज्य के अंडर आती है पुलिस, कौन आती है? पुलिस। ठीक है, तो पुलिस के मतलब जो स्टेट की पुलिस है, ठीक है, जो जैसे यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, तो उसमें उनके प्रति अगर कोई कानून बनाना है तो वो स्टेट की ही गवर्नमेंट बनाएगी। डिफेंस की बात करें, बैंक की बात करें, बैंक भी आपके सेंट्रल में ही आते हैं। बैंक की बात करें तो इन बैंक पर, डिफेंस पर, इन पर जो कानून बनाएगी वो हमेशा केंद्र सरकार बनाएगी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, तो इसलिए उसको केंद्र सूची में डाला गया है। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी कि केंद्र और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस पर कानून बनाएंगे उसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची। जैसे मैं बात करूं एजुकेशन की, किसकी? एजुकेशन की। तो एजुकेशन क्या है? ये समवर्ती सूची में आता है, यानी कि शिक्षा पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। ठीक है, और अगर दोनों में कभी जंग होने लगी कि यूनियन और स्टेट में किसका होगा, तो याद रखना फाइनल होता है यूनियन का ही। बाय द चांस ऐसा होता है कि यूनियन ने कोई कानून बनाया और उसको कटाक्ष में स्टेट ने कोई कानून बना दिया, तो स्टेट का कानून नहीं माना जाएगा, माना केंद्र का ही जाएगा, क्योंकि केंद्र जो फेडरल स्ट्रक्चर है या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें केंद्र ही मजबूत है, जो हमने कनाडा से लिया। ठीक है, तो कानून केंद्र का ही फाइनल होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची। तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अगली चीज है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक साथ बैठक। इसका प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही उठाया है। ठीक है, इसका प्रावधान भी हमने किससे लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ज्वाइंट सिटिंग को भी लिया है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एक साथ बैठक। ठीक है, और इसकी सूचना ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति ही देते हैं। तो फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है देश के अंदर या राज्यों के अंदर वो ली है। दूसरी चीज हमने कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। और एक चीज जो मैंने बताई थी प्रस्तावना की भाषा, वो भी हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। ठीक है, अगली चीज आती है साउथ अफ्रीका। अब देखिए साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? साउथ अफ्रीका से हमने पहला तो लिया है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बात वही है कि सरकार कभी भी आपके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचे का मतलब है जो मूल आपका बेसिक है, जहां सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर थी, जैसे मौलिक अधिकार हुए, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हुआ, इसमें कभी भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं मतलब बना सकती, यानी कि अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो जुडिशियल रिव्यू आप ले सकते हैं और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, अगर ऐसा पाया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अगेंस्ट उसके कोई कानून बना दिया है सरकार, तो किसी भी प्रकार का मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संविधान के। दूसरी बात, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर के लोगों का इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ली है, और ये हमारे देश में हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, अंकित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अमेंडमेंट का प्रोसीजर आर्टिकल 368 और राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव यानी कि आर्टिकल 80, दोनों हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। नेक्स्ट आता है जर्मनी। अब हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? देखो जर्मनी के संविधान से जब मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, यानी कि मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन का मतलब है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कुछ समय के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं जब देश में इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी भी कितने टाइप की लगती है? देखो इमरजेंसी 3 टाइप की लग सकती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360।
आर्टिकल 352 लग सकती है आर्म्ड रेबेलियन पे, आर्टिकल 356 लग सकती है जब किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो तब इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, और आर्टिकल 360 है जब वित्तीय इमरजेंसी घोषित की जाए। आज तक कभी भी देश में आर्टिकल 360 नहीं लागू हुआ है, यानी कि कभी भी वित्तीय इमरजेंसी आई ही नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, बाकी दोनों इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी भी लगी है और स्टेट इमरजेंसी भी। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान इनके साथ जब हुआ था। और जब किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं तो स्टेट की इमरजेंसी लगती है, जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा बार लगी है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, वहां पे लग जाती है। और आर्टिकल 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाए तो उस केस में वित्तीय इमरजेंसी लग जाती है, जैसे अभी श्रीलंका में लगी थी हाल ही में। ठीक है, तो आपको याद रखना है जर्मनी से हमने मौलिक अधिकारों को जो सस्पेंशन है ड्यूरिंग इमरजेंसी वो हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन कभी भी आर्टिकल 20 एंड 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते, कभी भी, चाहे इमरजेंसी भी लग जाए, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी आपके निलंबित नहीं हो सकते। यानी कि जो जीने का अधिकार है वो तो आपसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी इमरजेंसी में निलंबित नहीं होते। इसके बाद अगला है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को लिया है। मौलिक कर्तव्य आते हैं आर्टिकल 51 के में, यानी कि 51 ए में। तो अनुच्छेद 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और इनको हमने जो है कहां से अडॉप्ट किया है, तो सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से बहुत अमेंडमेंट हुए भारत के संविधान में, बहुत। ठीक है, हम बताएंगे 42वें संविधान संशोधन को जब स्पेशल इनके लिए वीडियो अलग अलग बनी। फिलहाल अभी जो हम बता रहे हैं आप वो ध्यान रखिए कि सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 51 ए में अंकित है। एंड अगली आती है जापान। जापान की बात करें तो जापान से हमने कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अडॉप्ट किया। ठीक है, जो कानून के द्वारा प्रक्रिया होगी उसकी स्थापना को हमने कहां से लिया है, तो उसकी स्थापना को हमने जापान से लिया। कहां से लिया है, जापान से लिया। तो दोस्तों अब शायद आपने पूरी वीडियो को पढ़ देख लिया होगा अच्छे से, और सारी चीजें समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, एमसीक्यू के टेस्ट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम, यानी कि जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है वो हमने किस संविधान के, मतलब किस देश के संविधान से लिया है, बताओ। देखो, विचार, भाषा और प्रीएम्बल में 3 शब्द ऐड। बताओ, अब ये बताओ कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हमने कहां से लिया। बिल्कुल सही, जब आइडिया ऑफ प्रीएम्बल की बात हो तो वो हमने किससे लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से तो हमने 3 शब्दों को जोड़ा है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन 3 शब्दों को हमने प्रीएम्बल में जोड़ा है फ्रांस से, और ऑस्ट्रेलिया से प्रीएम्बल की भाषा को। ठीक है, तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल किस संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। इसका सही उत्तर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अगला क्वेश्चन ये रहा, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया में उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। जो जुडिशियल रिव्यू है इसको कहां से लिया गया। आप सभी जानते हैं जुडिशियल रिव्यू हमने किस देश के संविधान से लिया है, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, कौन करंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, बताओ किस देश के संविधान से। अभी हमने पढ़ा है समवर्ती सूची हो, ज्वाइंट सिटिंग हो। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो आर्टिकल 108 के तहत दोनों हाउसेस को बैठाया जा सकता है, लोकसभा को भी और राज्यसभा। ठीक है, इसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, और प्रेसिडेंट इसकी सूचना देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। तो समवर्ती सूची हो, ज्वाइंट सिटिंग हो या ट्रेड एंड कॉमर्स हो, तो इन तीनों चीजों को हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बताइए कहां से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो बताइए ये हमने कहां से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। और ये कौन से भाग में आते हैं, तो अभी आपको बताया था पार्ट 4 में। किसमें आते हैं, पार्ट 4 में। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट। इसके बाद आता है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मौलिक अधिकार हैं ये कहां से लिए हैं? तो ये तो आप सभी जानते हैं, मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है? यूएसए से। मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से। अच्छा, कहां से कहां तक मौलिक अधिकार हैं? तो आप कहेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे क्या हैं? आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, सारे क्या हैं? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी हैव बीन टेकन फ्रॉम द, यानी कि जो प्रोविजन होंगे, यानी कि जो इमरजेंसी के बाद जो प्रावधान लागू किए जाएंगे, उन प्रावधानों को हमने किस देश के संविधान से उठाया है? तो हमने किससे लिया है? आप सभी जानते हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने प्रोविजंस उठाए हैं इमरजेंसी के। मैं आपको बता चुका हूं 3 तरह की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 300। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और एक आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, और एक होता है आपका नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी के प्रोविजन है ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने ये लिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की प्रक्रिया। और ये कौन से आर्टिकल में आती है? तो आपको बताया था अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन कभी भी सरकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो जुडिशियल रिव्यू लेकर सुप्रीम कोर्ट के तहत उस कानून को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप को हमने कहां से अडॉप्ट किया है? बताइए। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता को हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो आप सभी जानते हैं ये हमने अडॉप्ट किया यूनाइटेड किंगडम से। कहां से? यूनाइटेड किंगडम से। यानी कि भारत में जो नागरिकता होगी वो केवल एकल नागरिकता की प्रावधान है, किसी भी प्रकार से डुअल सिटीजनशिप यहाँ पर कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1972 में, तो इन्हें जो जोड़ा गया है ये किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो आप सभी जानते हैं ये लिए गए हैं यूएसएसआर, यानी कि अब के रूस। जो अब रूस है उससे, पहले वो सोवियत संघ था, तो वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? बताइए, यानी कि राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग, ये वाली प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? बताइए। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपसे लेंगे इजाजत, मिलते हैं कल नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।